जी अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बाकायदा आगाज करते हैं इंशाल्लाह अपनी वर्कशॉप का। फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट वेलकम कि आप सब लोगों ने टाइम दिया, और मोस्ट वेलकम डॉक्टर आयशा और डॉक्टर आयशा सजाद जो कि वर्कशॉप करवाने जा रही हैं। ये हमारी जो थी वो पेनक्रियाटिक सर्जरी और इट्स डाइटरी मॉडिफिकेशन के हवाले से जो है आज हम लोग इंशाल्लाह देखेंगे। डॉक्टर आयशा जो है हमारी जो जनरल सर्जन है एकेडमी की, वो हमें बताएंगी ओवरऑल पेनक्रियाटिक सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो हमारी डॉक्टर आयशा सजाद हैं वो हमें बताएंगी डाइटरी पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर कोई पेशेंट ऐसा डील करना पड़ जाए हेल्थ केयर प्रोफेशनल को या डाइटिशियन को, वट एवर मेडिकल फील्ड से जो ताल्लुक रखते हैं या जो नहीं भी रखते, इसको अवेयरनेस भी समझें, क्योंकि हमें जाहिर सी बात है हर घर में बीमारी है आजकल, तो हमें कम से कम उसके बेसिक पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा जो है वो इंट्रोडक्शन एकेडमी का कर लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो एकेडमी बेसिकली मैं सीईओ हूँ, बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। मैं भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ ओवरऑल ऑनलाइन। खैर उसके साथ साथ जो है हम मजीद देखते हैं, हमारी जो एकेडमी है वो यूके से अप्रूव्ड है, यूके मेडिक प्रो इंटरनेशनल एकेडमी से। तो हमारी जो सर्टिफिकेशन है वो वहाँ से मिल रही होती है, चाहे वो हमारी इंटर्नशिप्स की हो, चाहे हमारी वर्कशॉप्स की हो, चाहे हमारी वेबिनार्स की हो, चाहे फ्री वेबिनार्स हैं या पेड वर्कशॉप्स हैं, वट एवर। ठीक है, और आप लोग जब एकेडमी की वेबसाइट विजिट करेंगे तो आप लोग वहाँ पे जो है देख सकते हैं हमारी एकेडमी के अबाउट ना। खैर उसके बाद हमारी एकेडमी की डॉक्टर्स टीम है बेसिकली, जिसमें डाइटिशियंस हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, और जनरल सर्जन हैं, और साथ ही साथ फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो कि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। बेसिकली ज़्यादा डाइटिशियंस हैं, ये कह लें कि हम ये एक कह लें ऑप्टिमम न्यूट्रा फिट एकेडमी न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ज़्यादा जो है वो अपना रोल प्ले कर रही हैं। अच्छा खैर, बाकी सब लोगों ने जो है ना माइक प्लीज म्यूट रखने हैं, प्लीज एक्सट्रीमली थैंक्स। खैर उसके बाद हमारे कुछ वॉलेंटियर्स हैं एकेडमी के, तो वॉलेंटियर्स की हमें और भी नीड है। अगर एज अ ब्रांड एम्बेसडर या एज अ वॉलेंटियर कोई अटैच होना चाहता है हमारे साथ तो मोस्ट वेलकम, नो इशू। ठीक है, पेड ही होगा, शेयर बेसिस पे, फ्री या ये कहने कि फ्री सर्विसेज नहीं हम लोग दे रहे हो, ना ही हम लोग किसी को फ्री सर्विसेज ले रहे हैं किसी से। ठीक है, खैर उसके बाद मैं डॉक्टर आयशा को इनवाइट करना चाहूंगी कि प्लीज आप स्टार्ट करें। थैंक्स। Assalamu alaikum. I am Dr. Aisha Masroor. I am working as a consultant general and breast surgeon at Hyderabad, Sindh. एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेंक्रियाटिक सर्जरी एंड इट्स डाइटरी मॉडिफिकेशन। पेंक्रियाटिक सर्जरी इटसेल्फ इज़ वेरी ब्रॉड टॉपिक। जब मैं ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बैठ रही थी तो मेरे माइंड में बहुत सारे एस्पेक्ट्स आ रहे थे इसके हवाले, पर मैंने कोशिश ये की है कि मैं बेसिक बेसिक चीज़ें आप लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि पेंक्रियास इटसेल्फ क्या है, पेंक्रियास का फंक्शन क्या है, वो कैसे डील होता है, उसके डिजीजेस क्या हैं और उन डिजीजेस को कैसे कैसे सुपरफिशियली हम डील कर सकते हैं। और तो बिफोर स्टार्टिंग वी विल लर्न द एनाटॉमी ऑफ द पेंक्रियास। तो एक्चुअली पेंक्रियास एक स्ट्रक्चर है जिसको हम उर्दू में लबलबा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारा हेपाटोबिलियरी सिस्टम के साथ भी जुड़ा हुआ है और हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम के साथ भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब आप इस पिक्चर में जो देख रहे हैं ऊपर से, ये एक्चुअली लिवर से डक्ट्स आ रही हैं, ठीक है। राइट एंड लेफ्ट हेपाटिक डक्ट वो गॉल ब्लैडर की डक्ट के साथ मिलके कॉमन बाइल डक्ट बना रही है, एंड देन वो कॉमन बाइल डक्ट ड्यूडेनम के सेकंड पोर्शन में ओपन हो रही है अलोंग विद द पेंक्रियाटिक डक्ट। आप देख रहे होंगे ये पेंक्रियाटिक डक्ट है जो ट्रांसवर्सली पेंक्रियाज में है, फिर वो ग्रीन कलर की डक्ट के साथ मिल रही है डुोडेनम में, ठीक है। तो अब इन डक्ट्स का यही काम है कि ये कुछ सीक्रेशंस होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं, हेल्प इन द डाइजेशन, ठीक है। अगर इस बीच में कोई भी इशू कहीं भी होता है तो वो एज अ डिजीज होके सामने आता है। नेक्स्ट। अच्छा, पेंक्रियास इज अ ड्यूअल रोल ऑफ फंक्शंस लाइक, उसका एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों फंक्शन है। अब एंडोक्राइन में वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। हार्मोन्स में कौन से हार्मोन है, ग्लूकागोन है, इंसुलिन है, सोमेटोस्टेटिन है एंड पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइडेज है। एंजाइम्स में डाइजेस्टिव एंजाइम, जैसे मैंने आपको बताया कि ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम के साथ काम करता है, तो उसमें जो एंजाइम्स आते हैं अमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीएजेस, ये एंजाइम्स जो है हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं
उसके अलावा कोई भी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेंक्रियास में प्रॉब्लम होता है, पेंक्रियाटाइटिस होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, तो उस कंडीशन में ये एंजाइम्स जो है ना रेज हो जाते हैं। और इसमें जो लाइपेज है वो ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर लाइपेज किसी बंदे का रेज्ड है और पेंक्रियाटाइटिस के सिम्टम्स हैं पेशेंट को, तो हम उसको अक्यूट पेंक्रियाटाइटिस या क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस में लेबल करते हैं। और ये जो है ना सिग्निफिकेंट एक मार्कर है जो हमें कंफर्मेटरी डायग्नोसिस भी करवाता है अक्यूट पेंक्रियाटाइटिस की। ठीक है, तो जो इंडोक्राइन फंक्शन है पेंक्रियास का, वो डिटेल में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, पर सुपरफिशियली जो मैं आपको बता दूं कि पेंक्रियास जैसे हमारा शुगर मॉनिटरिंग सिस्टम, वो भी इससे रिलेटेड है। जिस टाइम पे हमारा बॉडी का शुगर ज़्यादा हो जाता है तो इंसुलिन रिलीज होता है उसको शुगर को कम करने के लिए। ठीक है, और जब शुगर कम हो जाता है तो ग्लूकागोन रिलीज होता है शुगर को कंपनसेट करने के लिए। तो एज अ एंडोक्राइन फंक्शन भी पेंक्रियास कर रहा है, और एज अ एक्सोक्राइन थ्रू एंजाइम्स भी पेंक्रियास फंक्शन कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन और दिस इज वेरी सेंसिटिव ऑर्गन एज वेल। नेक्स्ट, अच्छा, कुछ डिजीजेस हैं जो पेंक्रियास की हैं। ठीक है, ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं जो इसमें होती हैं, पर नटशेल में जो बेसिक्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने कवर करने की पूरी कोशिश की है। लाइक पेंक्रियाटाइटिस हो जाता है जिसको हम इन्फेक्शन ऑफ पेंक्रियास कहते हैं, अक्यूट हो सकता है या क्रोनिक हो सकता है। ठीक है, डायबिटीज हो सकती है, वो भी पेंक्रियास को अफेक्ट करती है। एक्सोक्राइन पेंक्रियाटिक इंसफिशियंसी, जिसमें जो पेंक्रियास के हार्मोन्स है ना उनमें प्रॉब्लम हो जाता है, वो नहीं बनते प्रॉपरली, वो नहीं होते, तो फिर अगेन डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक डिजीज है जो पेंक्रियास को अफेक्ट करती है। ठीक है, लंग्स को भी अफेक्ट करती है, पेंक्रियास को भी करती है। ये मोस्टली बच्चों में होती है। ये एक म्यूकस सिक्रेटिंग डिजीज होती है, म्यूकस प्लक्स बन जाते हैं उसमें। ठीक है, ये कंजनाइटल मसला होता है। और सूडो पेंक्रियाटिक सिस्ट, ये क्या होता है कि अक्यूट पेंक्रियाटाइटिस के बाद कुछ टाइम के बाद पेशेंट फिर से कंप्लेन करता है कि मुझे एपिगेस्ट्रिक फुलनेस हो रही है, एपिगेस्ट्रिक पेन हो रहा है। और जब हम उसका माइलेज लेवल करवाते हैं तो माइलेज लेवल विल बी इंक्रीज्ड, और अच्छा खासा वो इंक्रीज होता है। ठीक है, 3-4 इंक्रीज जिसको हम कहते हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में समटाइम्स अगर सिस्ट की साइज बड़ी है तो वो हमें पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन में पता भी चल जाती है। ठीक है, तो ये एक सिस्ट होती है जो सीक्वली हम कहते हैं ऑफ एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस, जो कभी एब्सेस में कन्वर्ट हो जाती है, कभी सिस्ट में कन्वर्ट हो जाती है, कभी नेक्रोटाइजिंग पेंक्रियाटाइटिस में होती है, और कभी नहीं भी होती। जरूरी नहीं है कि इन कॉम्प्लिकेशंस में जाए बंदा। तो मैंने जब जो आपको पहले कहा ना, दिस इज वेरी सेंसिटिव ऑर्गन। ठीक है, तो हमें इसको सेंसिटिव ऑर्गन को सेंसिटिविटी के साथ ही डील करना है। अगर एक डिजीज इसमें आ गई है, डजेंट मैटर, उसको तरीके से डील करेंगे तो वो डिजीज सबसाइड हो जाएगी। अगर उसको प्रॉपरली डील नहीं करेंगे तो वो डिजीज अपनी सीक्वेली में जाएगी, वो अपनी कॉम्प्लिकेशंस में जाएगी। तो हमें स्पेशली पेनक्रियास को लेके बड़ा सेंसिटिवली काम करना है, और कोशिश करनी है कि हमारा पेशेंट उस सीक्वेली में ना जाए। उसके बाद सिस्ट बनती है, सिंपल सिस्ट होती हैं जो कि बहुत रेयर है। और कुछ कंजेनाइटल मॉलफॉर्मेशन, मतलब कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स होते हैं, बच्चे पैदा ही इस कंडीशन के साथ होते हैं, जैसे पेंक्रियाटिक डिविज्म और एन्युलर पेंक्रियास। ये थोड़ा और डिटेल की बातें हैं तो फिलहाल इनको हम टच नहीं करते। और अनदर अदर ट्यूमर्स, कैंसर, जो एक्चुअली आज हमारी पेंक्रियाटिक सर्जरी का मेन टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें बिनाइन हो सकते हैं, मैलिग्नेंट हो सकते हैं। जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम होता है जिसमें गेस्ट्रिन की सिक्रेशन बहुत बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से भी जो है मास बनता है। ठीक है, पेंक्रियाज में। अब पेंक्रियाज इटसेल्फ जो है ना वो भी डिवाइडेड है, हेड, बॉडी और टेल, और एक उसका अनसीनेट प्रोसेस है। आगे आई थिंक वो होगी पिक्चर भी। नेक्स्ट प्लीज। So, this is the pancreatitis. It could be acute, it could be chronic. In acute, pancreas will be eaten by its own enzymes. Okay, ऑटो डाइजेशन हो जाती है जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन एंड हेमरेज होती है। एंड द क्रोनिक वन, इंडोलेंट काज होता है, एंड इम्पेयरमेंट ऑफ इंडोक्राइन एक्सोक्राइन फंक्शन हो जाते हैं, मतलब ना ही प्रॉपरली इंसुलिन काम करेगी ना ग्लूकागोन करेगा,
डायबिटिक हो जाएगी। आप पेशेंट रिसेंटली समझो एक डायबिटिक आपके पास आ रहा है ना, तो आपके ध्यान में ये चीज़ होनी चाहिए कि इसको कोई पेनक्रियास का प्रॉब्लम तो नहीं है। और उसके अलावा जो है इसमें ग्लूकोज की इम्पेयरमेंट होगी, इसमें स्टीटोरिया हो सकता है, परसिस्टेंट एब्डोमेन पेन के साथ पेशेंट आ सकता है। तो इसके बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम आगे स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट। सो एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस के जो मेन दो काजेज हैं ना उनमें एक आता है अल्कोहल। पर हमारे कंट्री में जैसे अल्कोहल इज नॉट सो मच, तो मतलब जो कहा जाता है कि कंजम्पशन इसकी इतनी नहीं है, तो हमारे लोग जो पेंक्रियाटाइटिस के साथ आते हैं उनमें ज़्यादातर काज होता है गाल स्टोन डिजीज। ठीक है, वेस्टर्नाइज पॉपुलेशन में फिर अल्कोहल का ज़्यादा काज है। ठीक है, जो इसमें फर्स्ट पिक्चर में ग्रीन डक्ट में एक आपको येलो स्टोन नजर आ रहा है जहाँ पे सर्किल लगा हुआ है। ठीक है, दैट इज द गाल स्टोन, जो गाल ब्लैडर से निकल के सिस्टिक डक्ट से निकल के कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन हेपाटिक डक्ट के बाद ये फंस गया है आके एम्पुला ऑफ वाटर में, जहाँ पे पेंक्रियाटिक डक्ट भी ओपन होती है। जब पेंक्रियाटिक डक्ट के मुंह में, जहाँ पे वो ओपन होकर सीक्रेशन डाल रही है स्मॉल बाउल में इंटेस्टाइन में, वहां पे ये फंस जाए तो क्या होगा, पीछे उसकी सीक्रेशन जमा होती रहेंगी ना। और एक हद तक चीजें जमा होती है बॉडी में, ठीक है, जितना उनका कैपेसिटी पावर होता है। उसके बाद उसमें सुपर इम्पोज इन्फेक्शन शुरू हो जाते हैं होना, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो अदर काजेस क्या है इसमें, ट्रामा है, ईआरसीपी है। ट्रामा कोई भी ट्रामा, जैसे ब्लंट ट्रामा है, कोई मुक्का लग गया, कोई कोई ऐसी चीज लग गई जिसने पेनक्रियास को डायरेक्टली हिट किया, उससे भी हो जाता है। कभी कभी जो है ये हमारे पेनिट्रेटिंग ट्रामास में भी पेनक्रियाटिक इंजरी होती है। और ईआरसीपी ये एक प्रोसीजर है जो हम मोस्टली डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक पर्पस के लिए करते हैं, बिलियरी सिस्टम के लिए। कभी कभी क्या होता है, हमारा जो ये गॉल स्टोन होता है स्मॉल साइज का, वो वहां से निकल के नीचे आ जाता है इन द कॉमन बाइल डक्ट, जिसको हम कहते हैं कोलिडोकोलिलिथियासिस। ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की थी अपने कोलिलिथियासिस वाले वेबिनार में। अच्छा, तो उसमें क्या होता है कि जब वो स्टोन फंस जाता है तो अगेन वही होता है कि सीक्रेशन पीछे जमा हो रही है, जमा हो रही है। तो पेशेंट प्रेजेंट करता है हमारे पास जॉन्डिस में, और उस जॉन्डिस को हम कहते हैं सर्जिकल जॉन्डिस या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ठीक है, उसको रिलीव करने के लिए, पाथवे को क्लियर करने के लिए हम ईआरसीपी करके स्टोन निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद चांसेस होते हैं पेंक्रियाटाइटिस के। another cause is autoimmune disorder, another is genetic disease, another is infections, malignancies, toxic exposure, medications। ये सारी चीजें कुछ भी पेंक्रियाटाइटिस करवा सकता है, पर मोस्ट कॉमन जो हम कहते हैं वो गॉल ब्लैडर स्टोन्स होते हैं, जिसको हम कोलिलिथियासिस कहते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ठीक है, एक हमारा अक्यूट हो गया जो पहली बार हुआ है पेशेंट को और कुछ टाइम के लिए हुआ, और उसके बाद हो गया हमारा क्रोनिक वन। इसमें क्या होता है, परसिस्टेंट क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ पेंक्रियास रहती रहती है। उसमें पेंक्रियास का आर्किटेक्चर ही खराब हो जाता है, जो एनेटमी हम कहें ना वो खराब हो जाती है। एनेटमी एक बार खराब हो गई तो फिजियोलॉजी खराब हो जाएगी, फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे, अगेन वो एक्सोक्राइन पेंक्रियाटिक इनसफिशियंसी हो जाएगी। अच्छा, इसमें कुछ काजेस लिए जाते हैं, जैसे नहीं, इसकी जो आर्किटेक्चर है उसके लिए कहा जाता है कि समटाइम इट विल बी डेवलप एज अ फाइब्रोसिस, कैल्सिफिकेशंस, या फिर एट्रोफी। अच्छा, इसकी कैल्सिफिकेशन जब पेंक्रियास की होगी ना, तो नॉर्मल बॉडी में जो कैल्शियम है ना वो कम हो जाती है। ठीक है, अच्छा, एक्सोक्राइन इनसफिशियंसी की वजह से क्या होता है, डिफिकल्टीज होती हैं डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली नहीं होते, एब्डोमेन पेन बहुत वर्ष होता है इस कंडीशन में, और मोस्टली एग्रावेट ईटिंग को करता है। कुछ आप लोगे तो उसके बाद एब्डोमेन पेन इंक्रीज हो जाएगा। उसके अलावा स्टीटोरिया, स्टीटोरिया एक कंडीशन होती है जिसमें जो हम कहते हैं कि एज ए मेन मार्कर ऑफ इनसफिशिएंसी ऑफ पेंक्रियाटिक फंक्शन। ठीक है, हम पेशेंट से कैसे पूछते हैं, हम पेशेंट से पूछते हैं कि जब आप डब्ल्यूसी पे स्टूल पास करते हैं, पखाना करते हैं, तो क्या वो पखाना आपके कमोड को लग के फिर फ्लश होता है या वो आराम से फ्लश हो जाता है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों को इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि स्टीटोरिया क्या है। समझो कि एक ऑयली ऑयली
स्टूल पास हो। अच्छा, उसके अलावा अनइंटेंशनल वेट लॉस, पेंक्रियाटिक कार्सिनोमा हो या क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस हो या अक्यूट पेंक्रियाटाइटिस, ठीक है, ये सब चीज़ें ना बहुत कैटाबोलिक है। मतलब इनमें आपको आपके पेशेंट को डाइटरी सप्लीमेंट्स और प्रॉपर डाइट, इन सब की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसमें आपका जो वेट लॉस है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, पेशेंट वीक हो रहा होता है, वेट सिग्निफिकेंट वेट लॉस नज़र आ रहा होता है। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, अक्यूट पेंक्रियाटाइटिस में ना ऐसा सर्जरी का रोल नहीं है, इसलिए मैंने मेंशन नहीं की वो चीज़। अक्यूट पेंक्रियाटाइटिस में ये होता है, हम पेशेंट को रेस्ट देते हैं, एनपीओ करवाते हैं, फ्लूइड्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, पेन किलर्स देते हैं, प्रॉपरली ओमेप्राजोल देते हैं, एज मच एज रेस्ट टू द गट देते हैं, ताकि जो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना वो थोड़ा आराम में आ जाए, एंजाइम्स की सीक्रेशंस कम हो जाए, ताकि लबलबी का इन्फेक्शन थोड़ा कम हो जाए, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो हम उसको डाइट स्टार्ट करते हैं, पहले लिक्विड डाइट से करते हैं, फिर सेमी सॉलिड से करते हैं। ये होगी कहानी अक्यूट पेंक्रियाटाइटिस की, ठीक है। क्रोनिक को भी इसी तरीके से डील किया जाता है, बट क्रोनिक में देयर इज अ ऑप्शन ऑफ सर्जरी एज वेल। तो जो क्रोनिक की सर्जरी होती है तो उसमें डिपेंडिंग अपॉन कि क्रोनिक ने कौन से पार्ट को इन्वॉल्व किया है, ठीक है। अच्छा, अक्यूट में सर्जरी तब होती है, अक्यूट में सर्जरी तब होती है जब अक्यूट की कॉम्प्लिकेशंस में बंदा जाए। कॉम्प्लिकेशंस लाइक, जैसे हमारा हो गया ये पेंक्रियाटिक नेक्रोसिस, पेंक्रियाटिक एब्सेस और पेंक्रियाटिक सूडोसिस्ट, इनमें हमें सर्जरी की नीड पड़ती है। अदरवाइज अगर अक्यूट इटसेल्फ है ना तो वो कंजर्वेटिवली डील हो जाता है। उसके अलावा क्रोनिक का हमने बता दिया। बाकी जो मेन सर्जिकल रोल है पेंक्रियाटिक इसमें, तो वो है पेंक्रियाटिक कैंसर का। कैंसर में सर्जरी का बिल्कुल रोल है, पर वो अगेन डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में, किस स्टेज में पेशेंट हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अ, इससे पहले वाली स्लाइड पे जाइएगा। इससे पहले वाली। अच्छा, इसमें जो है ना यहाँ पे शो किया हुआ है पेंक्रियाटिक ट्यूमर। तो ये आप देखिए कि ट्यूमर जो है ना इन द हेड ऑफ पेंक्रियास है, और वो ट्यूमर जो है उम, बाकी चीज़ों को कैसे इन्वेड किया हुआ है, ऐसे नहीं कि इधर पड़ा हुआ है तो बस इसी को अटैच है, पर नहीं, वो सब चीज़ों में इन्वॉल्व है। आगे मैं आपको जब इनकी इसकी सर्जरी बताऊंगी ना तो आपको फिर आइडिया होगा इस चीज़ का। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, रिस्क फैक्टर ऑफ पेंक्रियाटिक कार्सिनोमा वो ही है जनरली जो हर चीज़ में हम डाल रहे होते हैं रिस्क फैक्टर्स, पर यहाँ पे डायबिटीज़ जो है वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। अदरवाइज स्मोकिंग, इंक्रीजिंग एज, इथनिसिटी, ओबेसिटी, ये तो तकरीबन हर चीज़ में हम दे ही देते हैं, पढ़ ही रहे होते हैं, ठीक है। डायबिटीज इज द सिग्निफिकेंट वन। तो मैंने पहले भी आपको इस बात को एम्फसाइज किया कि अगर डायबिटिक कोई बंदा आपके पास आ रहा है तो आपको उसका पेंक्रियास को एक दफा ध्यान में जरूर रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, अब सिम्टम्स क्या होते हैं पेंक्रियाटिक कैंसर के, जैसे कि ये लबलबा एब्डोमेन का एक पार्ट है, एब्डोमिनल ऑर्गन है, तो सबसे पहले एब्डोमिनल पेन होगा। जब डिजीज लोकलाइज होती है ना तो स्पेशली इपिगेस्ट्रिक पेन ही होता है, पूरे एब्डोमेन में भी नहीं होता डिफ्यूज पेन, इपिगेस्ट्रिक पेन होता है। अच्छा, जॉन्डिस हो सकती है, अगर वो किसी डक्ट को इन्वॉल्व कर रहा है, डक्ट की सिक्रेशन पीछे जमा हो रही है तो जॉन्डिस हो जाएगी। अनएक्सप्लेन वेट लॉस हो सकता है, ब्लड क्लॉट्स हो जाएंगे, नाजिया वोमिटिंग हो जाएगा, न्यू ऑनसेट ऑफ डायबिटीज हो सकती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें माइंड में रखनी है जब हम पेंक्रियाटिक पेशेंट को डील कर रहे होते हैं। नेक्स्ट प्लीज। उसके अलावा डायग्नोसिस, अच्छा, बाकी कार्सिनोमा की जो डायग्नोसिस होती है ना वो हमारी बेस्ट होती है टिश्यू डायग्नोसिस पे।
मतलब हिस्टोपैथोलॉजिकल। हम बायोप्सी एनी हाउ लेते हैं, उसके बाद हम डायग्नोज करते हैं। पर पेंक्रियाटिक कार्सिनोमा और मतलब एक वाहिद है जिसमें हम टिश्यू डायग्नोसिस की तरफ नहीं जाते। सही है, वो जब हम सर्जरी करते हैं उसके बाद टिश्यू को भेजते हैं और फिर डायग्नोसिस होती है। ये है अर्ली कार्सिनोमा की बात। अगर एडवांस कार्सिनोमा है तो फिर तो हमें टिश्यू बायोप्सी चाहिए, क्योंकि हमें पहले कीमो रेडी देनी है। पर अगर अर्ली है तो हमें टिश्यू बायोप्सी नहीं चाहिए। हम सीटी स्कैन पे देख सकते हैं कि भाई किस पार्ट को इन्वॉल्व किया हुआ है ट्यूमर ने, लिम्फ नोड्स है या नहीं है, बाकी ऑर्गन इन्वॉल्व है या नहीं है। स्टेज करेंगे उस चीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ सीटी स्कैन। अगर वो स्टेज 1, 2 या 3A तक भी आता है ना, तो सर्जरी का रोल बहुत अच्छा है। उसके बाद सर्जरी का रोल नहीं है। आपको पहले न्यू एडजुवेंट मतलब कीमो रेडियोथेरेपी बिफोर सर्जरी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो सीटी हो गई, एमआरआई और बायोप्सी, ये सारी चीज़ें जो डिस्कस हो चुकी हैं। पर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हम इसमें करवाते हैं ना, सीटी स्कैन करवाते हैं विथ पेंक्रियाटिक प्रोटोकॉल। उसमें क्या होता है, पहले एक प्लेन सीटी होता है, उसके बाद कंट्रास्ट देके उसकी जो है आर्टीरियल फेस, वेनस फेस, उसमें सीटी करते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि उस ट्यूमर का प्रॉपरली हर डायमेंशन, हर स्ट्रक्चर और इसका आर्टीरियल सप्लाई, वेनस सप्लाई, हर चीज़ पे कमेंट आ जाता है। ठीक है, क्योंकि हम इस डिजीज की मैनेजमेंट के लिए बेस्ट ही सीटी स्कैन पे कर रहे हैं। अच्छा, बायोप्सी के लिए हम तब जाते हैं जब ये एडवांस कार्सिनोमा होता है, हमारे पास सर्जरी का ऑप्शन नहीं होता, तो हम इंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड या फिर ईआरसीपी या फिर किसी ऐसे तरीके से बायोप्सी लेते हैं जो नॉन इन्वेजिव या फिर लीस्ट इन्वेजिव हो। सर्जरी करके उस पेशेंट की बायोप्सी नहीं लेंगे हम, ओपन बायोप्सी नहीं होती इन चीज इन उसमें। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। So treatment option for pancreatic cancer is surgery, radiotherapy, chemotherapy, targeted therapy. ऑप्शंस वो सब मौजूद हैं जो हर कैंसर में होते हैं, पर बट अनफॉर्चुनेटली दिस कैंसर इज वेरी डेंजरस वन। इसमें आपका सर्वाइवल रेट बहुत बहुत कम होता है। आप भले कितनी भी कोशिश कर लें, बहुत एक्सटेंसिव सर्जरीज के बाद भी द सर्वाइवल ऑफ पेशेंट इज वेरी लो। नेक्स्ट प्लीज। So this is the very important picture. This is the Whipple procedure that we do in case of CA head of pancreas. ये पर्पल में आप देख रहे हैं, there is a pancreatic tumor involving the head, body and tail is all okay, और head को cover करता है C shape of duodenum। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब हम पेंक्रियाटिक सर्जरी करते हैं तो डिस्टल पोर्शन ऑफ स्टमक निकालते हैं अलोंग विद द सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडीनम, पेंक्रियास का हेड अलोंग विद द ट्यूमर, अलोंग विद द पेंक्रियाटिक डक्ट। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन। ठीक है, वो सब निकाल के हम फिर उसको जोड़ते भी हैं। सिर्फ निकालनी नहीं है ना चीज़ें। अच्छा, सीबीडी का डिस्टल पार्ट भी निकालते हैं, कॉमन बाइल डक्ट जिसको हम कहते हैं। उसके बाद फिर हमें ये तीनों चीज़ें जोड़नी है। स्टमक को जुजिनम से जोड़ना है, पेनक्रियास को जुजिनम से जोड़ना है। ठीक है, और उसके अलावा जो है हमारा सीबीडी का पोर्शन, उसको भी जुजिनम से जोड़ना है। तीनों को हमें जुजिनम से जोड़ना है, मतलब उसकी एनास्टोमोसिस करनी है। तो जो बिफोर वाली पिक्चर में आपने ये पर्पल वाला सारा एरिया निकाल दिया है, आफ्टर वाली पिक्चर में आपने इनकी एनास्टोमोसिस की है। अच्छा, ये चीज़ें आप लोगों के लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, पर मैं बता इसलिए रही हूँ कि दिस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर जल्दी में जल्दी भी कोई एक्सपर्ट सर्जन हो ना, फिर भी 4 से 5 घंटे, और अदरवाइज 6 घंटे लग जाते हैं ना सर्जरी करते करते करते, सारी एनास्मोसिस सारी चीज़ें करते करते, प्रिपेयर करना, पेशेंट को अंडर करना, आउट करना, ये सारी चीज़ें मिला के 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। तो दिस इज़ वेरी एक्सटेंसिव प्रोसीजर। जब आप इतनी लंबी सर्जरी करते हैं ना, तो कॉन्सिक्वेंसेस थोड़े मुश्किल होते हैं। जब कॉन्सिक्वेंसेस वो मुश्किल होते हैं तो पोस्ट ऑप केयर वो हमारी इम्पोर्टेंट बन जाती है कि एनी हाउ हमें सिग्निफिकेंटली अच्छी पोस्ट ऑप केयर देनी है पेशेंट को, ताकि पेशेंट सर्जरी के ट्रॉमा से रिवाइव हो सके। ठीक है, तो इसमें जो हम 3 एनास्मोसिस कर रहे हैं, जो कोलिडो को जुजिनोस्टोमी कहते हैं,
गैस्ट्रोजिजिनोस्टमी करते हैं और पेंक्रियाटिकोजिजिनोस्टमी। तो पहले पेंक्रियाटिको होती है, फिर कोलिडोको हो जाती है और देन गैस्ट्रोजिजिनोस्टमी हो जाती है। आफ्टर दिस सर्जरी हमें पेशेंट को बहुत अच्छी केयर के साथ आईसीयू में या एचडीयू में रखना होता है। प्रॉपर न्यूट्रिशन, डाइट। अच्छा, पहले तो पेशेंट लाइक 2 to 3 days एनपीओ रहता है, तो आपको जो है ना उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन, डाइट, ये सारी टीपीएन पे लगाना होता है। और उसके बाद इसका जो है ना इरास प्रोटोकॉल आजकल हम फॉलो कर रहे होते हैं एवरी लॉन्ग सर्जरी या एवरी कार्सिनोमा सर्जरी के लिए। उसमें अर्ली रिकवरी एंड इस नहीं, मैं भूल गई हूँ उसका पूरा नेमोनिक। इसमें ये होता है कि आपको पेशेंट को अर्ली मोबिलाइज करवाना होता है, अर्ली उसके ड्रेन्स, कैथेटर्स वो आउट करने होते हैं, मतलब जितने आप जल्दी कर सको। जैसे ये सर्जरीज है, इनमें हमें ड्रेन जल्दी आउट नहीं करना होता है, क्योंकि हमने ड्रेन रखा इसलिए होता है कि हमने अंदर बहुत सारी एनास्टोमोसिस की हुई है, तो वो अगर लीक हो जाए तो हमें आइडिया हो, ठीक है। तो पर पेशेंट को जल्दी मोबिलाइज कर सकते हैं। अभी वो वाला सिस्टम नहीं चल रहा कि अगर आपने सर्जरी की है तो मतलब 10-10 15-15 दिन पेशेंट ऐसे ही बेड पर पड़ा रहेगा। नो, अभी हमारा सिस्टम ये अर्ली मोबिलाइजेशन का है। आप पड़ा रहने से मसले और बढ़ जाते हैं, डीवीटी हो जाती है, ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं जिस्म में। अगर वो हार्ट पे स्टक हो गया तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म बन जाएगा। तो सर्जरी के बाद मेन चीज़ ये होती है कि जैसे पेशेंट एनेस्थीसिया से रिकवर हो जाए, जैसे पेशेंट उठ के बैठने वाली कंडीशन में आ जाता है, इट्स बेटर कि उसको आप मोबिलाइज करवाओ। पहले बेड पे ही उठा के बिठा दो, उसकी टांगों को हिलाओ। ऑन द बेड है पेशेंट तो उसको फ्लेक्शन एक्सटेंशन टांगों से लेग्स की करवाओ। उसके बाद उसको थोड़े से कदम जो है रूम में ही चला के देखो। बाहर मूव करना चाहे तो भी करवा सकते हो, कोई इसमें मसला नहीं है। पर अर्ली मोबिलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अर्ली फीडिंग, आजकल तो इवन कहते हैं कि एनास्टोमोसिस किए हैं तब भी कोई मसला नहीं, 24 to 48 आवर्स के बाद आप फीडिंग स्टार्ट कर लो। पर अभी हम इन प्रोटोकॉल्स तक नहीं पहुंचे, हम 3 days एनपीओ रखते हैं पेशेंट्स को, ठीक है। तो उसमें जो है अर्ली मोबिलाइजेशन, अर्ली फीडिंग हो गई, अर्ली ड्रेन आउट कर लो, एनजी वेंजी आउट कर लो, और इसके अलावा कैथेटर आउट कर लो। कैथेटर नहीं होगा तो पेशेंट यूरिन की डिजायर के लिए वॉशरूम तक जाएगा जरूर, तो ये भी एक चीज है मोबिलाइजेशन में आती है, ठीक है। अर्ली गुड डाइट हो गई, फ्लूइड रिहाइड्रेशन हो गई। अच्छा, जैसे पेशेंट खुद लेगा ना तो आईवी ड्रिप्स खत्म हो जाएगी उसकी। और एंटीबायोटिक का रोल तो वैसे ही 2 to 3 days है, वो भी जब आप कंटामिनेटेड सर्जरी के लिए जा रहे हो तो, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट प्लीज। So this is the survival rate of this disease, that is the pancreatic carcinoma. This is the international data. According to it, the stage 1A, that is very early stage, उसमें भी 5 year survival is just 14%. Stage 1B again 12%. Stage 2A 7%. Stage 2B is 5%. Stage 3 और 4 का तो कुछ है ही नहीं, 3 and 1% is nothing. और जो जब ये कार्सिनोमा डायग्नोस हो जाता है ना, इसका मीडियन सर्वाइवल भी विथ सर्जरी भी 3 to 6 months का होता है। पर सर्जरी का फ़ायदा ये हो जाता है इन पेशेंट्स को कि विदाउट सर्जरी बहुत मिजरेबल कंडीशन में चले जाते हैं, सेप्सिस में चले जाते हैं पेशेंट इन्फेक्शन की वजह से। विथ सर्जरी ये होता है कि चलो सर्वाइवल वही 4 to 6 months या 3 to 6 months है, पर कम से कम पेशेंट जो है वो कुछ रिलैक्सिंग फेज में होगा, मतलब तकलीफदार मराहल में नहीं होगा। उसको जॉन्डिस नहीं होगी, उसकी जो है ना एनास्मोसिस की हुई है तो उसमें जॉन्डिस नहीं होगी, खा पी सकेगा प्रॉपरली। और काफ़ी और चीज़ों से भी बच जाता है पेशेंट। तो सर्जरी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और उसके जो हैं रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं हैं, पर फिर भी फॉर द सेफ साइड अगर हम पेशेंट का सोचे तो सर्जरी इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट। थैंक यू सो मच। जी थैंक्स अलॉट डॉक्टर आयशा। खैर अब मैं दूसरी डॉक्टर आयशा को इनवाइट करना चाहूंगी कि प्लीज डाइटिशियन को प्लीज आप स्टार्ट करें। आफ्टर 6 मंथ्स ना लिंक एक्सपायर हो जाएगा, तो आपने सेम लिंक के साथ ज्वाइन करना है सबने, ठीक है। थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम।
Thank you. First of all, I will thank you for the NutraFit Optimum Academy to present this post-operational nutritional management of the pancreatitis surgery. Here is introduction. I'm doing my MS. I'm from Pakistan, and also I have experience of the Light Hospital Faisalabad, THQ Hospital Gojra, and the Combined Military Hospital Rawalpindi. Also working as online consultations and working as internship instructor with different society. And here I also applied. This is a link of my Instagram. You can also contact from further details. And next, we start from the post-operative nutritional management. Here is a consideration of the specific surgical types. There is a three surgical types: abdominal surgery, bariatric surgery, and orthopedic surgery. Abdominal surgery, here is the nutritional management. So it contains the low residue diets, low in fiber liquid to semi-solid. After the NPO may be recommended initially, and transiting to balanced high fiber diet is recovery progress. Basically यहाँ पे थ्री टाइप्स की जो है वो सर्जरी बताई गई है. एब्डोमिनल सर्जरी कौन सी होती है, बायोटिक सर्जरी कौन सी होती है, और ऑर्थोपेडिक सर्जरी. ठीक है, जिसमें हम एब्डोमिनल सर्जरी में यहाँ पे मेंशन किया है कि आप उसको लो फाइबर लो रेजिड्यू डाइट जो है वो आप दे सकते हो अगर पेशेंट जो है वो उसको आपने जो है वो लिक्विड से सेमी सॉलिड की तरफ लेकर आना होता है आफ्टर दी पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में. ठीक है, फिर जो है वो बायोरेटिक सर्जरी है, जिसमें जो है वो स्पेशलाइज डाइट्स जो है वो दी जाती हैं, जिसमें लिक्विड टू प्यूरिड फूड्स और सप्लीमेंटेशन की जाती है. ठीक है, जिसमें जो है वो बायोरेटिक सर्जरी, आप लोगों ने न्यूट्राफिट एकेडमी ने भी एक इसका बायोरेटिक सर्जरी का एक वेबिनार करवाया था, कि आप लोगों ने वो अटेंड किया था? उनको शायद आइडिया होगा कि बैरेटिक सर्जरी क्या है, जिसमें आपके स्टमक का पोर्शन जो है वो उसको स्मॉल कर दिया जाता है. ठीक है, और जो है वो देन है ऑर्थोपेडिक सर्जरी. ऑर्थोपेडिक सर्जरी में हाई जो है वो ये बोन्स की सर्जरी होती है. ठीक है, तो इसमें जो है वो बेसिकली सिर्फ डाइट मेंशन की हुई है कि इसमें हाई प्रोटीन हाई कैल्शियम डाइट जो है वो विटामिन डी और विटामिन सी जो बोन और टिश्यूज की रिमॉडलिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट होती हैं. बेसिकली ये थ्री टाइप्स हैं. हम जो है वो नेक्स्ट काइंडली मूव कर दें. नेक्स्ट डाइटिशियन सहर. ओके, जजाकिल्ला जी. तो जो है वो सबसे पहले तो जो है वो इंक्रीज करना है प्रोटीन इनटेक. ठीक है, प्रोटीन इनटेक में क्योंकि पेशेंट जो है जैसी पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में आपने जो है डिस्कस कर लिया होगा जो डॉक्टर आयशा से, कि जो है वो एक्यूट पेनक्रेटाइटिस भी है और क्रॉनिक भी है. ठीक है, तो एक्यूट और क्रॉनिक दोनों की कंडीशन के बाद अगर वो पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी में आ रहा है, ठीक है, पेशेंट जो है वो 5 से 7 डेज तक उसका हॉस्पिटल जो है वो ड्यूरेशन है. ठीक है, वो उसका आपने जो है वो जैसी सर्जरी उसकी हुई है आपने वो एनपीओ कंडीशन पे है. ठीक है, एनपीओ मतलब 24 आवर्स का जो है वो एनपीओ है. 24 से 38 तक अगर है, 12 से 24 तक है, तो आपने उसके बाद उसको लिक्विड डाइट से जो है वो स्टार्ट करवाना है. लिक्विड डाइट में आप उसको प्यूरिन जो है वो उसमें प्रोटीन कंटेंट जो है वो आपने ऐड करना है, जिसमें रिकमेंडेड जो होता है प्रोटीन, इसमें आप जो है वो 1.2 से 2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी पर बॉडी वेट जो है वो आप ऐड कर सकते हैं. आप कोई भी उसको सूप कोई यखनी आई रिकमेंडेड कि सूप जो है वो आप लीन मीट का, जिसमें आप लीन फिश ले सकते हैं, लीन जो है वो जो है वो चिकन यूज कर सकते हैं. ठीक है, और अगर जो है वो आप उसमें जो है वो सूप उसको जो है वो दे सकते हैं. ठीक है, लिक्विड में. ठीक है, जिस तरह से एनपीओ की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन एनपीओ को ब्रेक करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसने किस तरह से उसको डाइट्स जो है वो लिक्विड स्टार्ट करवानी है. ठीक है, वो सब रिकमेंडेशन इसमें शामिल हैं. ठीक है, देन है पर्पस क्या है हमारा, कि हमने पेशेंट को कैलोरिक नीड्स पूरी करनी है, क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव के बाद वो उसकी मेल न्यूट्रिशन उसको हो सकती है. ठीक है, मेल न्यूट्रिशन उसकी जो है उसकी हीलिंग के लिए, उसकी रिकवरी के लिए प्रोटीन रिकमेंडेड किया जाता है. ठीक है, आफ्टर दी सर्जरी. देन अवॉइड दी कम्प्लेक्स कार्ब्स. आपने इस कंडीशन में उसको कम्प्लेक्स कार्ब्स नहीं देने, क्योंकि पेनक्रियाज में चांसेस होते हैं डायबिटीज के. ठीक है, तो जो है वो डायबिटीज उसकी जो शुगर लेवल वो कंट्रोल नहीं होती, उसके ग्लाइसेमिक कंट्रोल्स में जो है वो अप एंड डाउन चल रहा होता है. तो उस कंडीशन में आप उसको जो है वो कम्प्लेक्स कार्ब्स को अवॉइड करवाओगे. ठीक है, देन क्योंकि इसमें पेनक्रियाज का ये भी फंक्शन है कि उसने आपके जो है वो इंसुलिन की प्रोडक्शन भी करवानी होती है. ठीक है, तो इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है पेनक्रियाटिक सर्जरी में. ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज.
देन है इंश्योर द कैलोरिक इनटेक में क्या होगा कि आपने उसकी कैलोरीज इनटेक का भी जो है वो न्यूट्रिएंट्स इनटेक और कैलोरिक इनटेक ये दो चीजें रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में पेशेंट ताकि वो जो है मैलनरिश्ड ना हो। ठीक है, आपने उसकी हाइड्रेशन लेवल का जो है वो हाइड्रेशन लेवल को जो आपने थोड़े थोड़े वक्फे से उसको जो है वो उसका वाटर रिकमेंड करना है। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फॉर द हीलिंग। अब कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपने उसको हीलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है? विटामिन सी जो कि उसकी कोलेजन की सिंथेसिस के लिए उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स दे सकते हैं आप, बेरीज, लेकिन ये आपने तब पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग देना है। ठीक है, ऐसे ही नहीं है कि जो है वो आपने जब उसको फ्रूट जूसेस की रिकमेंडेशन हो देन आप उसको जो है वो फ्रूट जो आई रिकमेंड कि आप उसको फ्रूट से स्टार्ट करवाएं, स्मॉल बाइट्स से। ठीक है, चाहे वो आप थोड़े थोड़े गैप्स के साथ दे दें। ठीक है, उसके स्नैक टाइम पे आप उसको कोई भी फ्रूट दे रहे हैं तो उसमें आप ये चॉइसेस रख लें। ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स हो गई, बेरीज हो गई। ठीक है, और उसके अलावा जो है वो आप बेल पेपर्स को और ब्रोकली जो है इनको आप सूप में ऐड कर सकते हो। ठीक है, आप उसके लिए जो न्यूट्रिएंट रिच मीट और वेजीज भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, जब आप सूप बना रहे हो। देन विटामिन ए है, विटामिन ए की क्या है कि उसने सेल की ग्रोथ, इम्यून फंक्शन, इम्यूनिटी डेवलप करनी है। ठीक है, जिसमें आप कैरेट, स्वीट्स, पोटैटोज